नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन तीन आपराधिक कानूनों को बदल दिया गया है और 3 भारतीय कानून इनकी जगह पर लाए गए हैं। ये आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह अंग्रेजों के टाइम से अप्लाई थे, आज तक चल रहे थे और इस तीनों पुराने कानूनों को अब बदल दिया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मिंट का आर्टिकल है 3 न्यू क्रिमिनल लॉज कम इनटू फोर्स टुडे, नो मोर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये जो तीनों पुराने एक्ट थे इसमें क्या था और जो 3 नए कानून आए हैं इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आज से अब नए कानून ही अप्लाई होंगे दंड संहिता के लिए, क्रिमिनल वगैरह के लिए। तो ये दोस्तों आपको अगर पता हो 11 महीने पहले अगस्त में 11 अगस्त 2023 को ही गृह मंत्री जी ने एक बिल पेश किया था संसद में और इसमें इन्होंने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले में 5 प्रण लिए थे। एक प्रण था गुलामी की निशानियों को खत्म करना, मतलब जो भी एक भी अंश बचा हुआ है अंग्रेजों का दिया हुआ उन सबको खत्म किया जाए। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो पीएम मोदी जी ने 2022 के अपने स्पीच में 15 अगस्त को कहा था और 11 अगस्त यानी कि उसके एक साल बाद 2023 में यहां पर अमित शाह जी ने संसद में उसका जिक्र किया। और अब देखो 1 जुलाई को 2024 को यानी उसके ठीक एक साल बाद लगभग में ये अब लागू कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो तीनों लॉज हैं क्रिमिनल लॉज, इनमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। नाम पहले देखो, नाम क्या क्या बदला गया है। तो देखिए सबसे पहले 1860 में इंडियन पिनल कोड की जगह जो आईपीसी की धारा लाई गई थी इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, यानी कि बीएनएस इसका नाम कर दिया गया है। तो अब आईपीसी की जगह बीएनएस की धारा पढ़ी जाएगी। और दूसरा देखो, एक चीज और समझो, आप इसको संविधान के अनुच्छेद से मत वो करना, मैच कराना। संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं वो कानून होते हैं संविधान के तहत, संवैधानिक कानून होते हैं। उसके अलावा क्रिमिनल्स को, जो अपराधी होते हैं उनको दंड देने के लिए जो दंड संहिता के तहत बनाई गई हैं धाराएं कुछ, वो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह है, ठीक है ना। तो ये संविधान के जो अनुच्छेद है 395 वो वाला नहीं, ठीक है ना, उसमें मत मर्ज करना। ये पुलिस वाला है, जो पुलिस और वकील आपस में लड़ते हैं किसी को सजा दिलाने के लिए, उसमें आप तमाम प्रकार की धाराएं सुनते हो, वो वाला है ये, ठीक है ना। चलिए, तो मोटा मोटा कहें कि जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो नियम हैं भारत को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, और यहाँ पर अपराधियों को सजा देने और उनको सजा की माफी करने या क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए ये धाराएं बनाई गई। ये अंग्रेजों ने बनाई थी, जैसे 1860 में आईपीसी बनाया गया, 1898 में सीआरपीसी बनाया गया था, सीआरपीसी 1872 में इंडियन एविडेंस कोड बनाया गया था। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और इंडियन एविडेंस कोड को भारतीय साक्ष्य संहिता कहा जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये अब नया नाम होगा इन तीनों की जगह पर। 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। तो अब 1 जुलाई के बाद से जो चीजें, जो एफआईआर दर्ज होंगी उस पर ये अप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसके पहले के जो एफआईआर दर्ज हैं, इसके पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर यह लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अब से जो नई क्राइम होंगी, नई एफआईआर दर्ज होंगी, उन पर ये नए वाले कानून लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 धाराएं हैं। आईपीसी में 511 थी, इसमें 358 है, मतलब धाराएं कम की गई हैं। बीएनएस में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड लागू किया गया है। 19 धाराओं को निरस्त कर या हटाया गया है। तो ये कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अभी मैं पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, अभी तो ये समझो ट्रेलर है। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं। नागरिक सुरक्षा संहिता में बात करें अगर सिविल में, सिक्योरिटी में, तो इसमें 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 थी, इसमें देखिए बढ़ा दी गई हैं। इस वाले में घटाई गई, इसमें बढ़ाई गई। कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया। 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उप धाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। 14 धाराओं को निरस्त कर या हटाया गया है। भारतीय साक्षरता नियम जो है, साक्ष्य नियम है, साक्ष्य नियम जो है 170 प्रावधान होंगे इसमें।
पहले 167 थे, अब 170 है। 24 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, 2 नए प्रावधान, 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं, 6 प्रावधानों को निरस्त कर हटा दिया गया है। क्लियर। अब देखिए कुछ प्रमुख धाराएं जो बहुत फेमस थी, जिनका मतलब बहुत सारे लोग आम नागरिक भी नाम जानते थे, जैसे कि मर्डर के लिए 302 बोला जाता था, अब उसको बीएनएस की 101 धारा के तहत लाया जाएगा। मतलब अगर कोई मर्डर के तहत कोई केस चार्ज होता है तो 302 नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा बीएनएस की धारा 101 लगी है। अब तक आप बोलते थे ना आईपीसी की धारा 302 के तहत गए जेल, तो अब बीएनएस की धारा 101 के तहत जाएंगे। धोखाधड़ी को जो 420 मतलब 420 एक बहुत ज्यादा पॉपुलर आम हो गया था, मतलब इसको तो मुहावरे के रूप में यूज करा जाने लगा था, अब इसको 318 कहा जाएगा। रेप की धारा 375 हुआ करती थी, अब धारा 63 के तहत इसको लाया गया है। गैंग रेप 376 डी था, अब ये धारा 70 के तहत होगा। गैर कानूनी सभा 144 141 था, तो जैसे कि 144 धारा 144 लागू की जाती थी, याद होगा आपको कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा न होने पाए, वो अब 187 189 होंगे। दंगे 146 में ला दिए गए थे और 191 में ला दिए गए हैं। दहेज हत्या 304 था, अब 80 हो गया है, दहेज के तहत जो हत्या होती थी। हत्या का प्रयास 307, अक्सर ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जैसे कि अगर किसी को हत्या करने का प्रयास किया गया था तो 307 धारा लगती थी, मतलब कि समझ लो अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन अब वो 109 के तहत जोड़ा जाएगा। मानहानि 499 ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था कि लोग मानहानि का अक्सर दावा ठोकते थे, कोई किसी को बदनाम करता था उसका लॉस होता, तो अब 356 कहा जाएगा। किडनैपिंग 359 थी, अब 137 में आ गई है। हमला 351 था, 130 आ गया है, ठीक है। और पीछा करना 354 डी था, अब 78 के तहत आएगा। मतलब ये बड़े बदलाव किए गए। इसमें दोस्तों महिलाओं और बच्चों को इनसे जुड़े कानूनों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टता बरती गई है और बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में क्या चीजें नई जुड़ी हैं और क्या चीजें हटी हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर शादी का झांसा देकर के यौन शोषण करा जाता था, अब इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मॉब लिंचिंग होती थी, तो अब इसके लिए अलग से कानून बना दिया गया है। मॉब लिंचिंग मतलब जब कोई भीड़ इकट्ठा होकर के किसी एक व्यक्ति को मारती है। अभी देखा आपने कि बंगाल में भी एक महिला को एक व्यक्ति पीट रहा है, तो वो भी एक वीडियो वायरल चल रही है। मतलब कि जब कोई भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मारती है, अब इसमें तो वो व्यक्ति एक ही मार रहा था, लेकिन सब लोग मूक दर्शक बनकर के खड़े थे, तो एक प्रकार से सपोर्ट ही कर रहे थे, समझ लो, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कोई चीज अगर आता है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग कानून बनाया गया है। सामूहिक रूप से डकैती होती है, चोरी होती है, कब्जा होता है, तस्करी होता है, साइबर क्राइम होता है, वो सब इसके तहत आएगा। आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल किया गया है। पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड करने का प्रयास करना अब अपराध क्या होगा। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह, भूख हड़ताल, जैसे होता नहीं कि किसी ऑफिस के सामने जाकर के खुद को आग लगा लेते थे लोग, वो सब करना अब इसके तहत आपराधिक श्रेणी में उसको रखा गया है। क्या चीजें हटी, तो जबरन प्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, गैर कानूनी नहीं है, ये हटा दिया गया है, ये पहले था। अडल्टरी को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब ये अपराध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों से जुड़े अधिकतर अपराधों में लैंगिक असमानता को हटा दिया गया है, लड़के लड़की दोनों को बराबर अधिकार मिलेंगे। आईपीसी की धारा 310 ठगों के खिलाफ कानून को खत्म कर दिया गया है, इन अपराधों को दूसरी संबंधित धाराओं में दर्ज कर दिया गया है। एनसीआईबी का दोस्तों एक ट्वीट भी आया हुआ है इसको लेकर के कि 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। एनसीआईबी मतलब आप समझ रहे हो कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो एनसीआईबी का बहुत सारी रिपोर्ट भी रिलीज करता है कि किस राज्य में कितना ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्राइम रेट किसमें कहाँ पर कितना ज्यादा है, महिलाओं के खिलाफ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ब्रीफ तरीके से बताने का प्रयास किया है कि जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में बीएनएस 356 धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 533 धाराएं बीएनएसएस। भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए में 170 धाराएं हैं। अब 90 दिन में चार्जशीट करना होगा पुलिस को। इसके अलावा 90 दिन की पुलिस रिमांड हो सकेगी, 1100 दिन में सजा हो सकेगी। छोटे अपराधों में सामाजिक सार्वजनिक सेवा सजा के रूप में प्रावधान होगा। 150 धारा 150 पुलिस राज जबरदस्त धारा, घोषित आपातकाल, मतलब इन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं 15 पॉइंट बताने वाला हूं जो बड़े बदलाव हुए हैं। मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग जाएगा, पूरा तो वकील नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं इस कानून के तहत। तो देखिए, एक तो ये 1 जुलाई के पहले दर्ज हुए जो हैं उस पर लागू नहीं होता है। 1 जुलाई
कि पहले जो भी चीजें चल रही थी वो पुराने वाले कानून के तहत ही चलेंगी। जो ट्रायल चल रहा था, जो एफआईआर दर्ज थी, जिनका जांच चल रहा है, वो सब पुराने के तहत होगी। 1 जुलाई के बाद से जो नए कानून, नए एफआईआर दर्ज होंगे, उनके अनुसार ही ये नई जो कानून है वो लागू होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी करना, अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी करना, पुलिस शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकरण, जीरो एफआईआर, ये सब कुछ नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इन पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पीड़ितों को एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति भी प्राप्त होगी। कानूनी कार्रवाई में उनकी भागीदारी की गारंटी होगी। मतलब इस बार क्या होगा ना कि जैसे कोई एफआईआर करता है, कोई किसी का केस चल रहा है, तो उस केस के बाद उस केस के दौरान वो जो अपराधी है या फिर जो पीड़ित है वो अपडेट्स ले सकेगा। अपडेट्स के साथ साथ जब अगर मान लीजिए उसका सजा भी मिल जाता है, उसका पूरा मतलब फाइल क्लोज हो जाता है जैसे पूरा, तो उनको उसकी एक प्रति, एक कॉपी भी दी जाएगी उस व्यक्ति को भी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखो, अगर आप देखते भी होगे फिल्म वगैरह या जहां न्यूज सुनते होगे, ये देखते होगे कि कोई नया पुलिस ऑफिसर आया, वो जाकर के फाइल ढूंढ रहा है किसी 10 साल पुराने एविडेंस की वहां पे, और फाइल ढूंढा जा रहा है। कभी कभी फाइल गायब करवा दी जाती थी, कभी पता लगा कि थाना ही जल गया था, एक बार आग लग गई थी उसमें, तो वो उसकी फाइल दब गई, जल गई, वगैरह वगैरह, ये सब होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ऑनलाइन कॉपी स्टोर होगी, साथ ही साथ एक उसकी कॉपी उसके जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी दी जाएगी और एक कॉपी स्टोर भी की जाएगी। तो मतलब ये एक बड़ा चीज होने वाला है कि बाद में इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी अगर उसको लगता है कि ठीक से न्याय नहीं हुआ है, तो वो फिर से दोबारा जांच करवाने का अधिकार रखता है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अपनी परिस्थितियों के बारे में अपने पसंद के व्यक्ति को वो सूचित भी कर सकता है, ये उसका अधिकार होगा, जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा वो। इसके अलावा तुरंत सहायता और मदद की गारंटी भी दी जाएगी। गिरफ्तार का विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करके रख लिए और फिर उसको पता नहीं चल रहा है, नहीं, उनके मित्रों को या परिवार वालों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम आपके बंदे को उठा लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा मामलों की जांच को और मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को अब गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल पर खुद जाना होगा, सबूत इकट्ठा करने होंगे, और सबूत कैसे इकट्ठा कर रहे हैं इसकी वीडियोग्राफी होगी प्रॉपर तरीके से। मतलब अब सबूतों से जो छेड़छाड़ के मामले पिछले दिनों में भी आपने देखे, बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिला। अभी जो पुणे पोर्ट से कार वाला मामला था उसमें भी सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें तो सामने आ जाती हैं, पकड़ी गई तो। बड़ा अगर केस है तो मीडिया को आ गई, जानकारी मिल गई। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, पता ही नहीं चला और उसमें सबूतों में छेड़छाड़ कर दी गई, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई क्राइम होता है तो वहां पर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट जाएंगे, वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से होगी सबूत इकट्ठा करने के टाइम पर। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य है और पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अंदर मामले की प्रगति क्या चल रही है, अपडेट उसको देने का अधिकार है और उस पीड़ित को प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं होगा, पहले क्या होता था कि जैसे किसी कोई पीड़ित महिला है, उसके खिलाफ कुछ हुआ तो वो बार बार रोज रोज थाने जा रही है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, यहाँ इंस्पेक्टर साहब समोसे खा रहे हैं, कोई उनको वो नहीं रहे। उसके बाद वो आएगी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, साल भर आई, मान लो बीच बीच में 2-2 महीने में, 3-3 महीने, फिर वो भी अपने आप को उसी में एडजस्ट कर लेती है कि भाई अब कुछ यहाँ से होने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 90 दिनों के अंदर अंदर अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। वो किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किन किन चीजों पर, किन किन मुद्दों पर जांच कर रही है पुलिस, ये भी पॉइंट्स मांग सकता है कोई पीड़ित। ठीक है, कि भाई क्या जांच कर रहे हो, जांच कर रहे हो तो किन पर जांच कर रहे हो ये मुझे बताओ। ऐसा नहीं बस बोले हाँ जांच हो रही है, ऐसा नहीं होगा। अब कहाँ पर जांच हो रही है, किस किस पॉइंट पर जांच कर रहे हो, किन किन पहलुओं पर, ये भी पूछ सकते हैं पीड़ित। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार मिलेगा, चिकित्सा उपचार मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपराधिक घटना किसी महिला या किसी पीड़ित बच्चे के साथ होता है तो। इसके अलावा पीड़ितों की भलाई और रिकवरी पर भी ध्यान केंद्रित करने की गारंटी होगी। समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकेंगे, कागजी कार्रवाई को कम करना इसका उद्देश्य होगा। इसके अलावा अगर महिलाओं के खिलाफ कोई विशेष अपराध होता है तो आदर्श रूप से आइडियल कंडीशन में तो यह होगा कि कोई महिला मजिस्ट्रेट को पीड़िता का बयान दर्ज करने का अवसर मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई महिला मजिस्ट्रेट नहीं है, तो पुरुष मजिस्ट्रेट को किसी महिला की मौजूदगी में ये बयान दर्ज कराने होंगे, जिससे वो कंफर्टेबल तरीके से अपने बयान को दर्ज करा सके, जो भी घटना है उसके साथ हुई है वो बता सके। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट
इकबालिया बयान, अन्य दस्तावेज, इनकी प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। आरोपी को भी दिए जाएंगे, पीड़ित को भी। मतलब अगर जैसे कोई आरोपी है और उसको लगता है कि हमारे खिलाफ मतलब कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही है, या फिर वो आरोप अपने आप को गलत ये सिद्ध करता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, उसको भी एक एफआईआर की कॉपी मिलेगी। वो भी अच्छे तरीके से जैसे इन फ्यूचर जांच करवा सके, दोबारा जांच करवा सके। और जो पीड़ित होगा उसको भी एफआईआर की कॉपी मिलेगी, और ये 14 दिनों के भीतर होगा। इसके अलावा अनावश्यक देरी को रोकने पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को भी 2 स्थगन की अनुमति देंगी अधिकतम। इसके अलावा पुलिस अगर हिरासत में लेता है किसी शख्स को तो उसके परिवार वालों को लिखित बताना होगा या ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देनी होगी। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज इसको दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी, पॉइंट्स भी ले सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी से क्या पूछताछ हो रही है, किन पॉइंट्स पर हो रही है, इसकी भी पूछताछ के बिंदु वो ले सकता है। जैसे अगर किसी अपराधी को लगता है, किसी पीड़ित को लगता है यार अपराधी इन मुद्दों पर इन प्रकार से वो किया है क्राइम, और यहाँ पुलिस जो है वो उनसे जाकर पूछ रहे हैं भैया पिज्जा खाओगे कि बर्गर, तो ये वो कहेगा नहीं, किस किस पॉइंट पर आप पूछताछ किए हैं हमें भी बताओ, ठीक है। तो आरोपी से हुई पूछताछ के पॉइंट्स वो ले सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं हाई प्रोफाइल में कि बोल देंगे हाँ भाई पूछताछ किया गया, ऐसा है वैसा है, चार्जशीट दायर कर देंगे। दूसरा, एफआईआर के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। इसके अलावा सुनवाई पूरी जब हो जाए तो 30 दिनों के भीतर जजमेंट में भी देना होगा। बहुत बार आप देखते हो कि 6-6 महीने तक जजमेंट जो है कोर्ट उसको रिजर्व रख लेती है। जो न्याय होता है उसको कहते हैं ना कि न्याय मिल गया है लेकिन फैसला कोर्ट ने अपना रिजर्व रखा हुआ है, फैसला सुनाते हैं 3 महीने 4 महीने बाद। तो ऐसा नहीं होगा, 30 दिन के अंदर सुनाना होगा। जजमेंट दिया जब गया तो उसके 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी कि क्या जजमेंट आया है, जिससे वो आगे फर्दर कोर्ट में ले जाया जा सके, वो ले जा सके ऊपर कोई भी जो पीड़ित हो वो। मॉब लिंचिंग अपराध के दायरे में आ गया है। चोट पहुंचाने वाले को धारा 100 से 146 तक बताया गया है, जिसमें हत्या अगर होता है तो 103 के तहत, धारा 103 के तहत दर्ज की जाएगी। और ऐसे मतलब 113 में टेरर एक्ट वगैरह बताया गया है। मॉब लिंचिंग भी अब अपराध होगा। ओके, तो ये टॉप 15 पॉइंट्स में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि नए बदलाव क्या होने जा रहे हैं आज से जो लागू होंगे। आई होप मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो एक वकील का आप जरूर उससे संपर्क कीजिए। और हाँ, पुलिस में अगर जाइए वहां पर भी जाइए तो, क्योंकि हालांकि अब तो ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है लेकिन अभी उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी सारी धाराएं हैं तो सभी पुलिस वालों को तो याद नहीं रहेगी इतनी जल्दी। ट्रेनिंग वगैरह उनकी होगी प्रॉपर, उसमें टाइम लगेगा। तो जो भी होता है आप जा करके नए वाले कानून के तहत एक अच्छा सा वकील करके, तब अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो उसके तहत आप जा करके संपर्क करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। तो ये थी हमारी वीडियो। हमारी एनालिसिस कैसी लगी आपको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। आप अगर किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हो आपकी सामान्य विज्ञान का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपके डिमांड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग ई बुक उपलब्ध कराई गई है सामान्य विज्ञान की रेलवे स्पेशल। 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में भी है, वन लाइनर फॉर्मेट में भी है। लास्ट में रिवीजन के लिए क्विकली आपको वन लाइनर भी दिया गया है। A4 साइज में है, 120 पेजेस में है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा जाएगा, उस QR कोड पर आपको मात्र 75 रेट्स पे करके आपको ई बुक ले लेनी है। हिंदी में भी अलग अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।